मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं क्रिमिनल केसेस में ट्रायल कैसे होती है और उसका क्या अर्थ है, उस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें। वीडियो में बताई गई सामग्री महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक यदि आप इसे देखेंगे तभी आपके कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में कैसे प्रक्रिया शुरू से अंत तक होती है ये समझ में आएगा। तो अब विषय पर आता हूँ। मित्रों, समाज में प्रॉपर्टी से संबंधित, महिलाओं से संबंधित इस तरह के अपराध आए दिन होते रहते हैं और समाज में अपराध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि सोसाइटी है, उसमें क्रिमिनल्स भी रहते हैं। लेकिन इन अपराधों का विचारण कैसे होगा, ट्रायल कैसे होगी, ये कोर्ट में एक डिस्टिंक्ट प्रक्रिया है, निश्चित प्रक्रिया है, कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, उसके आधार पर होती है। संक्षेप में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई अपराध घटित होता है, चाहे वो चोरी का अपराध हो, मारपीट का अपराध हो, कोई अन्य अपराध हो, तो उसकी मोस्ट ऑफ द केसेस में FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंतर्गत धारा 154 CRPC के अंतर्गत पुलिस थाने के जो भी आपका संबंधित थाना है वहाँ की जाती है। FIR फरियादी के द्वारा की जा सकती है, चश्मदीद साक्षी के द्वारा या घटनास्थल पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। यदि FIR होती है और वो FIR संबंधित थाने के थाना प्रभारी जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल से नीचे का नहीं होगा, उसके द्वारा लिखी जाती है। ये मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, धारा 155 की भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल NCR रिपोर्ट। FIR पंजीबद्ध होने के बाद आपको पढ़ के सुनाई जाएगी, कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अलग से इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। FIR के बाद पुलिस का कार्य उस की गई FIR के संबंध में इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान करना होता है, और वो अनुसंधान नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल से नीचे का अधिकारी नहीं करता है। तो मामले में पुलिस उसकी विवेचना करती है, साक्ष्य इकट्ठा करती है, नक्शा बनाती है, जब्ती बनाती है, गवाहों के बयान लेती है, ज़रूरत पड़ती है तो 164 CRPC में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी कराती है। जब वो एविडेंस आ जाती है और उसको लगता है कि मामला सफिशिएंट एविडेंस का है, तो उसके अंदर चार्जशीट पेश होती है, जिसको अभियोग पत्र कहा जाता है। अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है, जो संबंधित क्षेत्राधिकार का न्यायालय वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा जब चार्जशीट पेश हो जाती है तो न्यायालय का काम है कि वो उस पर चार्ज बहस को सुनता है। अभियोग पत्र चालान भी इसे बोला जाता है, चार्जशीट बोला जाता है। तो ये न्यायालय के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है तो आपराधिक विचारण जो है, विचारण ट्रायल की प्रक्रिया चालू होती है। तो ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ अपराध ना होता हो, क्राइमलेस सोसाइटी नहीं है। सच एक्ट इज पनिशेबल, जिसे भारतीय दंड विधान के अंतर्गत इस तरह के अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। इसमें शेड्यूल CRPC में बनी हुई है कौन सा अपराध कहाँ ट्रायबल होगा, कितना दंड होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। शेड्यूल 1 देखना होगा। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है किसी को, तो उसे साधारण चोट में 1 वर्ष तक और गंभीर चोट में 7 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 3 वर्ष तक के दंड से दंडित किया जा सकता है। IPC में इन अपराधों की परिभाषा और उसमें दंड दोनों प्रावधानित है। तो न्यायालय में चार्जशीट पेश होने के बाद आपको सबसे पहले 3 सिस्टर लॉज जानने चाहिए। इंडियन पीनल कोड 1860 का है, जिसे भारतीय दंड विधान कहा जाता है। ये लॉर्ड मैकाले के समय का है, मैकाले कोड भी इसे कहा जाता है। और जो भी अपराध घटित होता है उसकी पूरी प्रक्रिया CRPC में दी गई है। कब वो अरेस्ट होगा, कब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, कब रिमांड पर लिया जाएगा, कब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये सारी व्यवस्था CRPC 1973 में दी गई है। न्यायालय में सुनवाई कैसे होगी, उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का रोल आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। साक्ष्य कैसे ली जाएगी, गवाह रेलिवेंट होंगे, कौन कौन होंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, कौन साबित करेगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस होगा, डिफेंस को मौका मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था इन तीनों सिस्टर लॉज जो मैंने बताया आपको, IPC, CRPC और एविडेंस, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CRPC में 3 तरह की ट्रायल या विचारण को बताया गया है। चैप्टर 12 में एक तो प्री ट्रायल है। प्री ट्रायल में जैसे FIR की आपने, इन्वेस्टिगेशन उसका पूरा पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया। इसके बाद ट्रायल चालान जब प्रस्तुत न्यायालय के समक्ष हो जाता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में,
तो ऐसी स्थिति में उसमें चार्ज बहस होती है। चार्ज बहस में यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं प्राइमा फेसी पाए जाते हैं तो न्यायालय चाहे तो उसे डिस्चार्ज या उन्मोचित भी कर सकता है और इसका प्रभाव एक्विटल या दोष मुक्ति होता है। पोस्ट ट्रायल में इसमें एग्जीक्यूशन और अपील होती है, जबकि ट्रायल में चालान चार्जशीट पेश होने के बाद सारी कार्यवाही न्यायालय चार्ज पढ़ के सुनाएगा, आपको स्वीकार है अस्वीकार है, प्रोसिक्यूशन की फिर एविडेंस ली जाएगी जो एग्जामिनेशन चीफ प्रोसिक्यूटर कराएगा, उन गवाहों के कथन जो चार्जशीट में जिनके नाम उल्लेखित हैं, फरियादी, उसके आई विटनेस, नक्शे के गवाह, जब्ती के गवाह, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के गवाह। अच्छा, पोस्ट ट्रायल में अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है बहस वगैरह होने के बाद, तो वो अपील में जा सकता है, उसका एग्जीक्यूशन करा सकता है, ऊपर के कोर्ट में जा सकता है। अपील रिवीजन रिव्यू प्रावधान बनाए गए जजमेंट से असंतुष्ट होने के बाद। और पहले 1898 की एक पुरानी सीआरपीसी होती थी, जबकि 1973 की सीआरपीसी नई आई है। इसमें 3 तरह के वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल की गई है। पहले केवल समन और वारंट ट्रायल होती थी। तो वारंट ट्रायल 7 वर्ष तक के दंड वाले केसेस में की जाती है, जिसमें समरी ट्रायल जो है वो संक्षिप्त विचारण कहलाता है, और समन ट्रायल में 2 या अधिक साल तक के दंड और समरी ट्रायल में 6 माह तक की सजा वाला है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। अभियोजन साक्ष्य पहले होती है। जो भी एपीपी या जीपी हैं, गवर्नमेंट प्लीडर हैं, सेक्शन 24-25 के अंतर्गत सरकारी वकील जिन्हें कहा जाता है, वो न्यायालय के समक्ष अभियोजन की साक्ष्य कराते हैं। उस पर डिफेंस या एक्यूज का वकील क्रॉस करता है। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज हो जाती है तो डिफेंस अपनी गवाही देता है, और डिफेंस की गवाही पर प्रोसिक्यूशन का जो भी एपीपी या जीपी है वो क्रॉस करेगा। इसके बाद दोनों पक्षों के मौखिक या लिखित आर्ग्यूमेंट होंगे, और उसमें न्यायालय जजमेंट सुनने के बाद जजमेंट के लिए रिजर्व कर लेता है। या तो अभियुक्त को एक्विटल करेगा, जिसे दोष मुक्ति या बरी कहा जाता है अगर साक्ष्य से मामला प्रमाणित नहीं है तो, और या फिर कन्विक्शन, दोष सिद्धि, अगर मामला जो भी आरोप लगाए गए हैं वो प्रमाणित हो जाते हैं बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो उसे दोष सिद्धि के। फिर दंड के प्रश्न पर न्यायालय सुनता है, उसके बारे में सारे परिस्थितियों पर विचार करते हुए दंड निर्धारित करता है, और दंडादेश का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशंस कोर्ट पारित करता है। तो इस तरह मैंने क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया, ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस के बारे में संक्षेप में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सरल भाषा में आपकी समझ में आया होगा। यदि चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कहा गया है, नॉलेज इज़ पावर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल है, कृपया उससे भी जुड़िए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपका आशीर्वाद मुझे मिलता आ रहा है। 19,000 करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।